नमस्कार प्रिय छात्रों, मूक्स पाठ्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। यह समास प्रबोध में जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसमें अव्ययी भाव समास का दूसरा पाठ है। इससे पूर्व पाठ में जो अव्ययी भाव समास का प्रथम पाठ था उसमें आपने समास प्रक्रिया में कौन कौन से साधारण कार्य होते हैं जो सभी समास की प्रक्रिया में करने अनिवार्य होते हैं उनके बारे में ज्ञान अर्जित किया था। और उसके बाद अव्ययी भाव समास में विशेष कार्य कौन कौन से होते हैं उनको आपने जाना पाठ में, और केवल समास के बारे में उसमें आपने पढ़ा था। इस पाठ में जो अव्ययी भाव समास का द्वितीय पाठ है, इस पाठ में आप अव्ययी भाव समास के विधायक सूत्र कौन कौन से हैं और अव्ययी भाव समास में जो समासांत प्रत्यय होते हैं उन सूत्रों का भी विवेचन आप करेंगे। साथ ही अव्ययी भाव समास को हम तीन प्रकार से विभक्त कर सकते हैं: अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव, अव्यय उत्तर पद अव्ययी भाव और अव्यय रहित अव्ययी भाव। इसमें जो अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव है उसके विधायक सूत्र कौन कौन से हैं उनका क्रम से संक्षेप में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव में प्रथम सूत्र होता है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभाव अत्यया संप्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। यह द्विपदात्मक सूत्र है। समर्थ परिभाषा की उपस्थिति यहाँ पर होती है। सुपा की अनुवृत्ति सहसुपा से आती है। प्राक्कडारात् समासः इस सूत्र से समास का अधिकार है और अव्ययी भाव समास का अधिकार भी यहाँ पर है। इस प्रकार से इस समुदित सूत्र का अर्थ होता है अव्ययम विभक्त्याद्यर्थेषु वर्तमानं समर्थेन सुबन्तेन वा समस्यते सह अव्ययी भावः भवति, ऐसा अर्थ कहा है। जिसमें विभक्ति अर्थ में एक एक का उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि विभक्त अर्थ में अधिहरि, समीपार्थ में उपकृष्णम, समृद्ध्यर्थ में सुमद्रम, वृद्ध्यर्थ में दुर्यवनम, अर्थाभावार्थ में निर्मक्षिकम, अत्ययार्थ में अतिहिमम, असंप्रत्यार्थ में अतिनिद्रम, शब्द प्रादुर्भावार्थ में इतिहरि, पश्चाद अर्थ में अनुविष्णु, योग्यता अर्थ में अनुरूपम, वीप्सार्थ में प्रत्यर्थम, पदार्थ अनतिवृत्ति के अर्थ में यथाशक्ति, सादृश्य के अर्थ में सहरि, आनुपूर्व्य के अर्थ में अनुज्येष्ठम, योगपद्यार्थ में सचक्रम और सादृश्यार्थ में ससखी, संपत्त्यर्थ में सक्षत्रम, साकल्यार्थ में शत्रुणम और अंतार्थ में साग्नि। यह क्रम से उदाहरण इसमें हैं। इनमें से एक दो की हम समास प्रक्रिया को संक्षेप में देख लेते हैं जिससे आपको जानने में सुविधा होगी। अधिहरि, हरौ इति यह लौकिक विग्रह है और हरि नी अधि यह अलौकिक विग्रह वाक्य है। यहाँ पर अधि जो अव्यय है विभक्ति अर्थ का द्योतक, उसका समास हम जो विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय है उसका समर्थ जो हरि शब्द है उसके साथ हम समास करते हैं। समास करने के बाद अव्ययी भाव समास संज्ञा में कृतध्य समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके, प्रातिपदिक संज्ञा के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो इस सूत्र से प्रातिपदिक अवयव सुप का लुक करने के बाद हरि अधि ऐसी अवस्था में समास विधायक सूत्र जो हैं अव्ययम विभक्ति इत्यादि, इसमें अव्ययम यह जो प्रथमांत निर्दिष्ट है इस कारण से अव्यय इसकी हम प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जन संज्ञा के बाद उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र से उसका पूर्व प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अधिहरि यह अवस्था हमें प्राप्त हो गई। इस अधिहरि इस विशिष्ट रूप से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुप्रत्यय लाने के बाद अव्ययी भावश्च इस सूत्र से इसकी अव्ययी भाव समास संज्ञा करने के उपरांत अव्ययादाप सुपः से उस सुप का लुक करने के बाद अधिहरि ऐसी रूप की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा रूप है उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। लौकिक विग्रह वाक्य है यह। कृष्ण नस उप यह अलौकिक विग्रह वाक्य है जिसमें उप जो अव्यय है वह समीपार्थक है। तो सामीप्यार्थक जो उप अव्यय है इसका अव्यय विभक्ति इत्यादि सूत्र से कृष्ण शब्द जो समर्थ शब्द है उसके साथ समास किया जाता है। समास के बाद जो सामान्य कार्य हैं वो सब करने के उपरांत
अव्यय विभक्ति इत्यादि में अव्यय जो प्रथमा निर्दिष्ट है, तो यहाँ पर उप अव्यय है, उसका प्रथमा निर्दिष्ट होने के कारण प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग इत्यादि करने के बाद उपकृष्ण चूंकि अदंत अव्ययी भाव संपन्न होता है, इस कारण से नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या, इस सूत्र से हम यहाँ पर पंचमी को छोड़ करके अन्यत्र अकारांत अव्ययी भाव होने के कारण सुप का लुक न करके अमादेश करते हैं, जो कि अमादेश तृतीया सप्तमी और बहुलम इस सूत्र से तृतीया और सप्तमी विभक्ति में बहुलतया होता है। इस कारण से उपकृष्णम, उपकृष्णात्, उपकृष्णेन, उपकृष्णम, उपकृष्णे, उपकृष्णम इत्यादि यहाँ पर क्रम से रूप सिद्ध होते हैं। और उपनदी, निर्मक्षिकम, अतिनिद्रम इत्यादि यहाँ पर आपको जानने चाहिए। इस प्रकार से प्रथम सूत्र से जो उदाहरण संपन्न होते हैं, निष्पन्न होते हैं, उनको हमने यहाँ पर आपके सामने विवेचन किया है। उसके बाद दूसरा सूत्र है यावद अवधारणे। यावत् श्लोकम इसका उदाहरण है। यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युत प्रणामाः, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका विग्रह करते हैं। उसके बाद अपपरि बहिरंचवः पंचम्या, कि अपपरि बहि और अंचुत्तर पद जो है वो उसका पंचमी के साथ यहाँ पर समास होता है। अपविष्णु संसारः, यह समस्त रूप है और समास के अभाव में वाक्य होता है अपविष्णो हो, इस प्रकार से। आंग मर्यादा भी विद्यो हो, यह एक अन्य सूत्र है जो मर्यादा के अर्थ में विद्यमान और अभिविधि के अर्थ में विद्यमान आंग का पंचम्यंत के साथ समास करता है, वह भी अविभाव होता है। जैसे आमुक्ति हरेः संसारः, आमुक्तेः हरेः संसारः, यह तो वाक्य है। इसी प्रकार से लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये, यहाँ पर आभिमुख्यार्थ में वर्तमान जो अभि और प्रति यह अव्यय हैं, इनका समर्थ जो चिन्हवाची है उनके साथ समास होता है। अभ्यग्नि शलभाः पतंती, यह उदाहरण है। अग्निम अभि, यह वाक्य है। इसी प्रकार से अन्य सूत्र है अनुर्यत समया, कि सामीप्य, समया नाम सामीप्य के का जो द्योतक, जो लक्षणभूत शब्द है, समर्थ शब्द, उसके साथ अनु, इस अव्यय का समास होता है। जैसे अनुवनम अशनिर्गतः, वनस्य अनु समीपं गतः इत्यादि अर्थ है। यस्य चायामः, यह एक अन्य सूत्र है जो दीर्घता को द्योतित करने पर, अर्थात अनु शब्द से जिसका दीर्घ्य नाम दीर्घता द्योतित की जाती है, उसके साथ अनु, इस अव्यय का समास होता है। इस प्रकार से यहाँ पर अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव विधायक सूत्रों का सोदाहरण विवेचन किया गया है। अब अव्ययोत्तर पद अव्ययी भाव समास विधायक सूत्रों का हम यहाँ पर आपके सामने विवेचन करते हैं। सुप्रतिना मात्रार्थे, अव्ययोत्तर पद अव्ययी भाव में यह एक प्रथम सूत्र है कि सुप्रतिना मात्रार्थे, सुप प्रतिना मात्रार्थे इति पद विभाग है। तो यहाँ पर उदाहरण है शाकस्य लेशः शाक प्रति, ऐसा अश्वपद विग्रह वाक्य है ये, इस कारण से इसको हम नित्य समास कहेंगे। उसी प्रकार से अक्षशलाका संख्या परिणाम द्यूत व्यवहार में पराजय में ही यह समास होता है, ऐसा वार्तिककार ने नियम किया है। इस कारण से अक्ष शलाका संख्या इत्यादि का परि इस अव्यय के साथ समास होता है। संख्या शब्द से यहाँ पर एक द्वि इत्यादि का ग्रहण किया जाता है, तो अक्षपरि, शलाकापरि, एकपरि इत्यादि यहाँ पर उदाहरण है कि एक अक्ष के पासे से पलट जाने पर हार गया द्युत क्रीड़ा में, एक शलाका के पलट जाने से हार गया इत्यादि। अव्यय रहित अव्ययी भाव का विवेचन अब किया जाता है। तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीचा, यह एक सूत्र है। इसमें तिष्ठद्गु, आयति गवम, खले उसम इत्यादि, खले एवं इत्यादि रूपों का निपातन किया गया है। निपातन किसे कहते हैं? निपातन का मतलब होता है सिद्ध प्रक्रिया से निर्देश। सिद्धा प्रक्रिया यस्य, जिसकी प्रक्रिया को सिद्धवद करके साक्षात रूप का निर्देश कर दिया जाता हो, वह निपातन कहा जाता है। जैसे तिष्ठन्त्यः गावः, आयत्यः गावः इत्यादि में प्रथमा समानाधिकरण होने के कारण शत्रु प्रत्यय की प्राप्ति नहीं थी, इस कारण से निपातन के द्वारा शत्रु प्रत्यय को साधित किया गया। उसी प्रकार से आयति गवम में स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंस्काद अनुंग इत्यादि सूत्र से जो पुंवद भाव प्राप्त था उसका अभाव का निपातन किया। ऐसे ही समासांत टच प्रत्यय भी यहाँ पर किया गया। अन्य सूत्र यहाँ पर है पारे मध्य षष्ठ्यावा, इसका उदाहरण है पारे गंगा दानय इत्यादि। और विभाषाधिकार जो महाविभाषाधिकार है उसी में यह सूत्र आता है, इस कारण से यहाँ पर षष्ठी समास भी होता है। और वाग्रहण से पक्ष में
वाक्य का भी हम यहाँ पर निर्देश करते हैं। इस सूत्र में वा ग्रहण से दोनों समासों का वैकल्प अर्थात विकल्प सिद्ध होता है। इस कारण से हम यह कह सकते हैं कि वा ग्रहण ही यहाँ पर विभाषाधिकार में अपवाद से मुक्त होने पर भी पुनः उत्सर्ग प्रवर्तित नहीं होता है, यह ज्ञापित करता है। यह विस्तार से आप पाठ रचना में ज्ञात कर सकते हैं। अब अव्ययी भाव में समासांत टच प्रत्ययों का भी विधान किया गया है। जैसे अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य, उपशरदम, प्रतिविभाषम इत्यादि उदाहरण है। अनश्च, इसमें उपराजम, अध्यात्मम, यह इसके उदाहरण है। नपुंसकाद अन्यत्रस्याम, उपचर्मम, उपचर्म और झयः, गिरेश्च सेनकस्य इत्यादि ये टच प्रत्यय विधायक सूत्र हैं जो कि अव्ययी भाव अधिकार में पढ़े गए हैं। इस प्रकार से आपने इस पाठ में अव्ययी भाव समास के जो 3 स्वरूप हैं, अव्यय पूर्व पद, अव्यय उत्तर पद और अव्यय रहित, इनको जानने के उपरांत इनके विधायक सूत्रों को सोदाहरण पढ़ करके और अव्ययी भाव समास में जो समासांत टच प्रत्यय आते हैं उनका भी आपने अध्ययन किया। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।